नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान कल होंगे। कल शाम प्रचार कार्य समाप्त हो गया और उसके बाद अब राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। खास तौर पर धड़कनें इसलिए बढ़ रही हैं कि पहले चरण के मतदान में वोट परसेंटेज जो बहुत ज़्यादा रहा, उसको लेकर इसका कि अब ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है इसका असर क्या होगा, ये दूसरे चरण में भी दिखाई पड़ेगा और आखिरकार मतदान के बाद ये जो चुनाव है उसके परिणाम पर किस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब धड़कनें बढ़ने वाली हैं चुनाव आयोग की और वोट चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है महागठबंधन। क्योंकि बिहार चुनाव के दौरान भी यहाँ लगातार वोट चोरी से जुड़े तमाम मुद्दे, तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनका संज्ञान नहीं ले रहा है। और इधर बीच पहले चरण के मतदान का असर यहाँ इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार पर दिखाई पड़ा और एनडीए गठबंधन पर भी दिखाई पड़ा कि किस तरीके से मतदान के बढ़े प्रतिशत ने उनको मायूस किया है। हालांकि लगातार उत्साह बनाए रखने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से एनडीए गठबंधन में, लेकिन नतीजों की तरफ जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं वो एनडीए को राहत देने वाले नहीं दिख रहे हैं। अब खैर, कल के मतदान में 122 सीटों पर कल मतदान होगा। इसके पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन इन सब के बीच अब देखना यह है कि चुनाव आयोग का क्या होता है। वोट चोरी को लेकर जो इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा अभियान चलाया है और लगातार बिहार चुनाव के दौरान भी वोट चोरी से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से अब अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर भी, एक वीडियो भी जारी किया है, उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किलें आने वाली हैं अमलेंदु जी, वो आने वाली हैं चुनाव आयोग की। बिल्कुल समीर जी, चुनाव आयोग की सबसे ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं और सीधा सीधा प्रहार जो है चुनाव आयोग पर हो रहे हैं। और कल तेजस्वी यादव ने भी रात में एक वीडियो जारी करके सवाल उठाए हैं गृह मंत्री और चुनाव आयोग के ऊपर। राहुल गांधी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये असली लोकतंत्र के अपराधी हैं, भारत माँ का इन्होंने अपमान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है। प्रियंका गांधी नारे लगवा रही हैं वोट चोर गद्दी छोड़ के, और नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं, ज्ञानेश कुमार वोट चोर हैं, विवेक जोशी वोट चोर हैं, ऐसे संधू वोट चोर हैं, ये नारे प्रियंका गांधी लगवा रही हैं। तो सीधे सीधे निशाने पर अब चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग की जो हरकतें हैं उसको लेकर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गया है और छोटी छोटी बात को भी तुरंत पकड़ा जा रहा है और उस पर हल्ला खूब मच रहा है और बैक फुट पर चुनाव आयोग को बार आना पड़ रहा है। कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो तैयार किया है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि वोट चोरों के अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। और पटना में इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें पवन खेड़ा, सैयद नासिर हुसैन जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो उसमें मौजूद हैं। और किस तरीके से बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट बढ़ गई है और भाषा का स्तर कितना नीचे गिर गया है, इसको लेकर वहाँ कुछ बातें की जा रही हैं। बिल्कुल, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ले चलेंगे, लेकिन इससे पहले दिखाते हैं कि कांग्रेस ने क्या चेतावनी दी है वोट चोरी करने वालों को। देखते हैं वो वीडियो जो AI जनरेटेड वीडियो है कि वोट चोरों के अंडरग्राउंड होने का समय अब आ गया है। मालिक एक एक करके सारी चोरी पकड़ी जा रही है। तुमसे ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है इस हाइड्रोजन बम की आवाज ने मेरे कान फोड़ दिए। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पूरा देश जान गया है भाजपा और ईसी दोनों एक ही है। मेरा हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा सब समझ गए, मेरा पैसे देकर वोट खरीदने वाला एजेंडा सब समझ गए। अब ये फर्जी वोट वाला एजेंडा ही बचा था। ये राहुल गांधी इसको भी एक्सपोज करके रहेगा। लगता है अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। तो ये वीडियो जारी किया है, यानी वोट चोरी करने वालों के अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। अब इसको लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन तैयारियां कर रहा है, तमाम सबूत दिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, तो चुनाव आयोग की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं। क्योंकि इन सब के पीछे सबसे बड़ा जो जिम्मेदार संस्थान है वो चुनाव आयोग है। खैर, इधर पटना में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक बार रुक करते हैं वहाँ पर। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा है, नासिर हुसैन है और दूसरे नेता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जहां जहां हमारे सरकारें थे, कैसा हम लोगों ने नौकरियां
निकाले, कैसा हम लोगों ने नौकरियां पैदा किए, कैसा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाया, कैसा वहां पे इंडस्ट्री फैक्ट्रीज लगाए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज कैसा ले, कैसा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में भी कैसा नौकरियां हम लोगों ने वहां पे बहाल की, तो हम बताएंगे। तो हम जनता से बार बार यही आग्रह कर रहे हैं कि इनके 20 साल में ये लोग जो कर नहीं पाए, फिर उसी तरह के बड़े क्लेम्स, हेलो स्लोगन्स, बड़े बड़े जो है स्टेटमेंट्स देके ये लोग चले जा रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने पास में दिया था, आज भी वही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो हम जनता से ये अपील कर रहे हैं कि 5 साल हमें चांस दीजिए, 5 साल हमें चांस दीजिए। अमित शाह कहते हैं कि यहां जमीन नहीं है, लेकिन अदानी को 1 रुपए में जमीन दे देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि समंदर नहीं है, लेकिन इनके बहाने देखिए। जब रिपोर्ट कार्ड में 000 आ रहा है, 20 साल के रिपोर्ट कार्ड में 00 आ रहा है, तो ये कहते हैं कि समंदर नहीं इसलिए तरक्की नहीं हो सकती, जमीन नहीं है इसलिए तरक्की नहीं हो सकती। हम दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे समंदर, जो जिन जिन स्टेट्स में समंदर नहीं है वहां पे तरक्की कैसा भी, और बिहार में तरक्की कैसा हो सकती है। और जहां जहां जमीन नहीं बोलती, इतनी फर्टाइल जमीन, इतनी फर्टाइल जमीन शायद ही किसी प्रांत में, हमारे देश के किसी प्रांत में ऐसी जमीन होगी। तो ये इस तरीके की बयानेबाजी बना रहे हैं, जंगल राज की ये बात करते हैं। आज एनसीआरसीबी का डेटा कहता है कि नंबर 2 इन वायलेंस, टॉप में किसने की बिहार, नंबर 2 वायलेंस में की। अब ये कहते हैं कि बार बार जंगल राज। ये गांधी मैदान में जो बिजनेसमैन को मार के फेंक दिए थे, 2 घंटे तक पुलिस वहां पहुंची नहीं, जबकि पुलिस जो है 100 मीटर पे पुलिस चौकी थी। 4 दिन पहले मैं पूर्णिया पहुंचा था, जिस दिन मैं पूर्णिया पहुंचा उस दिन 3 मर्डर हुए, मां और बेटी के और किसी का एक, 3 मर्डर खुलेआम। बिजनेसमैन को खुलेआम जब घर में घुस के गोली मार रहे हैं और कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, और जंगल राज की आप बात करते हैं। अरे भैया, आज आपकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है उसकी बात करो ना। 20 साल आप सरकार में रहे लगातार। मैं जहां से आता हूं, कर्नाटका आंध्रा से सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है, सबसे बड़े देश भर कंपनीज जाके देश भर में काम करते हैं। आप बताइए कितने कंपनीज जो बिहार में। तो ये वहाँ पर बहुत चर्चा है अमलेंदु जी, जो एनडीए गठबंधन के नेता, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार के विकास को लेकर जो बातें की हैं, और विकास के बजाय बिहार में उन्होंने क्या कुछ किया है। 20 साल राज्य में सरकार रही है एनडीए की, 11 साल से केंद्र में सरकार में है, लेकिन वहाँ पर सीधे तौर पर जो अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि बिहार में तो कोई इंडस्ट्री लगी नहीं सकती क्योंकि वहाँ ज़मीन नहीं। अब वो मुद्दा और इस तरह के तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं, और वहां पर कि बिहार को ऐसा लग रहा है कि बिहार केवल केंद्र सरकार के दिए पैसों पर ही जी रहा है, बाकी उसके लिए डेवलपमेंट के लिए, वहां पर इंडस्ट्री के लिए, वहां पर शैक्षणिक संस्थानों के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह के जो भाषण रहे, इस तरह की जो बातें रही बीजेपी के नेताओं की, उन चीज़ों ने, उन बातों ने बहुत ज़्यादा बिहार के मतदाताओं को प्रभावित किया है। और जो पहले चरण का मतदान दिखाई पड़ रहा है, उस पर भी इन भाषणों का, इस तरह के भाषणों का असर काफ़ी कुछ दिख रहा है। वही बात नसीर हुसैन कह भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, इन भाषणों का काफ़ी ज़्यादा असर लोगों के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा कैसी गिरती चली जा रही है। तू तड़ाक इस पे सब उतर आए हैं, नरेंद्र मोदी से लेके हिमंता बिस्व शर्मा तक, जेपी नड्डा तक, सब जिस तरीके से, गिरिराज सिंह तक, वो सारे विजुअल्स जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए थे। उसको भी हम लोग बाद में और दिखाएंगे कि किस तरीके से भाषा गिर रही है और नकारात्मकता किस तरीके से बीजेपी पर छाई हुई है, ये साफ देखने को मिल रहा है। इधर जो कांग्रेस ने जो AI जनरेटेड वीडियो जारी किया है कि वोट चोरों के अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, यह साफ तौर पर संकेत है समीर जी कि किसी भी तरीके की हेराफेरी होने नहीं दी जाएगी, और मतदाता पूरी तरीके से चुस्त है, मुस्तैद है, और विपक्ष जो है वो भी जो है मजबूती के साथ डटा हुआ है कि आपको वोट चोरी नहीं करने देंगे। तो इसलिए मोदी जी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। जी बिल्कुल। तो वो जो वीडियो हम लोगों ने देखा, और जिस तरीके से वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान जो तमाम बातें कही गई, और उन बातों में भी जिस भाषा का प्रयोग किया गया, उसको लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही, बिहार में भी उसको लेकर बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएं हैं, और किस तरह से खासतौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा रही। तो ये इस बात का ही यहाँ पर चर्चा हो रही है, और कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री की भाषा और
प्रधानमंत्री के जो वादे हैं, प्रधानमंत्री और एनडीए वहां पर करना क्या चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की, क्योंकि कोई रोड मैप नहीं है, केवल और केवल पूरा प्रचार जो है वो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन्हीं की आलोचना, इन्हीं के विरोध पर पूरा चुनाव प्रचार टिका रहा है। और खासतौर पर जिस तरह से बंदूक, गोली, कट्टे जैसी भाषा प्रधानमंत्री ने की है, उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव वहां की मतदाताओं के ऊपर पड़ा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है समीर जी, और इसीलिए अब बीजेपी जो है वो घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। मोदी शाह के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। अमित शाह को परमानेंटली जाकर बैठना पड़ गया है बिहार में, और इसको लेकर कि वो क्यों बैठे हुए हैं, क्यों घबराए हुए हैं, तेजस्वी यादव ने कल एक वीडियो जारी किया समीर जी रात में, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बहुत घबराए हुए हैं ये पहले चरण के मतदान के बाद, और दूसरे चरण में कुछ गड़बड़ियां करना चाहते हैं, लेकिन ये गड़बड़ियां नहीं होने दी जाएंगी, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव को सुनेंगे, और उससे पहले अमलेंदु जी, पवन खेड़ा ने कहा था कि वो जहां रुके हुए हैं उन जगहों के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए ताकि किसी को पता न चलने पाए कि उनसे कौन मिल रहा है, कौन आ रहा है उनके पास, कौन जा रहा है, किससे उनकी मुलाकात हो रही है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह वहां पर डेरा डाले हुए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, उस पर जो कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, वो हम सुनते हैं। देखिए, पहला चरण का चुनाव जब खत्म हुआ उसमें हम लोगों की भारी बढ़त है, और आज दूसरे चरण का प्रचार जो है खत्म हुआ है। इसमें चाहे बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, नौजवान युवा साथी हो, हर जात हर वर्ग के लोग जो है महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। चाहे शिक्षक हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, राजकर्मी हो, जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, रसोइया हो, सब लोगों का रुझान महागठबंधन के पक्ष में है। सबका साथ जो है मिल रहा है। लेकिन आप देखिए, चुनाव हो गया, लेकिन 3 दिन पहला। नमस्कार, आज 9 नवंबर है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार जो है आज ख़त्म हुआ, और पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है, और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। हम सभी अधिकारियों से कहेंगे कि भाई संविधान की शपथ आप लोगों ने ली है, न्यायपूर्ण आप लोग काम कीजिए, किसी के दबाव में आकर के, किसी के कहने पे आकर के ये काम मत कीजिए, ये अन्याय मत कीजिए। और जितने अधिकारी हैं उन लोगों को, रेंज के अधिकारियों को बुलाना, निर्देश देना। अब बीजेपी के लोग अब इसी काम में लगे हुए हैं। सीएम हाउस अब पूरा कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा है तेजस्वी को सब पता है, और कई जानकारी जिन अधिकारियों को बुलाया गया है, फ़ोन पे निर्देश दिया गया है, वही अधिकारी हमको सूचना उनमें से ही लोग दे रहे हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। बीजेपी, उनके बड़े कद्दावर नेता, पूरा सीएम हाउस इसी मैनेजमेंट में लगा हुआ है। किन किन नेताओं को रात में उठाना है, विपक्षी दलों को।
तो ये बड़े आरोप लगा रहे हैं कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां पर डेरा डाले हुए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वहां मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को फोन किए जा रहे हैं। और अमलेंदु जी, पहले ही बहुत जो चुनाव आयोग ने जो पर्यवेक्षक भेजे थे, यानी जो पूरे चुनाव की निगरानी करेंगे, वो पर्यवेक्षक गुजरात से भेजे गए थे। तभी से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये पूरी रणनीति अभी से तैयार की जा रही है। और इसको लेकर बहुत सारे सवाल। अब ये कहा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से वोट चोरी करने की कोशिश की गई है, क्या बिहार में भी वही की जा रही है। और पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह से सीसीटीवी कई जगह कैमरे बंद कर दिए गए, वहां एक संदिग्ध रूप से गाड़ियां आती जाती दिखाई पड़ी हैं, वीवीपैट पर्चियां बाहर नालों में मिली हैं, ये सब किस तरफ इशारा कर रही हैं। और जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि खुद गृह मंत्री वहां पर डेरा डाले हुए हैं और इस तरह अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, लेकिन जो वीडियो फुटेज आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तो इन सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रही हैं। और चुनाव आयोग ने इनकी और कोई क्या संज्ञान लिया है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि इस तरह से जो जा रही हैं उन पर क्या उनका जवाब आया है। तो बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो पहले चरण का मतदान है, उसने तस्वीर बिहार के चुनाव की काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दी है। हाँ बिल्कुल समीर जी, पहले चरण का मतदान जो है वो इसकी स्पष्ट कर दी है। और जो दूसरे चरण का मतदान है उसमें क्या होने जा रहा है ये भी स्पष्ट हो गया है जी। तो अमित शाह को अगर किसी होटल में जाकर डेरा डालना पड़ रहा है, और जैसा कि तेजस्वी यादव का आरोप है कि वो कैमरे जो हैं वो सब बंद कराए जा रहे हैं, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे, लेकिन वहाँ के अधिकारी ही आकर बता रहे हैं, ये भी तेजस्वी कहते उसने जा रहे हैं कि जिन अधिकारियों को बुलाया जा रहा है वो अधिकारी ही आकर बता रहे हैं कि उनसे क्या क्या कहा जा रहा है। इसका मतलब पुख्ता जानकारी तेजस्वी यादव के पास है, और इसीलिए उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि मोदी जी, अमित शाह जी, जो आप हरकत कर रहे हैं ये हरकत ठीक नहीं है। और अधिकारियों को भी समझाया है कि आप इनके दबाव में मत आइए, ये गड़बड़ आप मत कीजिए। तो ये उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया। और जनता जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है समीर जी, तो वो जैसा पवन खेड़ा ने कल कहा भी था कि अगर इन वोट चोरों को जो करना करने दी, जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। तो जनता जो है वो तैयार है, तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। जी बिल्कुल, जनता तैयार है और जनता ने दिखाया अभी पहले चरण में कि क्या वो चाह रही है बिहार में, क्या राजनीतिक रूप से किस तरह के परिणाम वो देखना चाहती है, उसका सीधा असर दिखाई पड़ा है। अब दूसरे चरण के मतदान पर भी ये संभावना जताई जा रही है कि ऐसे ही बढ़ चढ़कर लोग मतदान करेंगे। लेकिन जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं, चाहे चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है और जानबूझकर कर रहा है, विपक्ष तो सीधे सीधे षड्यंत्र का आरोप लगा ही रहा है, लेकिन हरियाणा में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उनसे तो ये साफ हो गया है कि क्या कुछ चुनाव आयोग कर रहा है। और जो आरोप उस पर लग रहे हैं विपक्षी नेताओं की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, वो आरोप यूं ही नहीं है। कपिल सिब्बल बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो हरियाणा के चुनाव का और चुनाव के नतीजों के बारे में, किस तरह से चुनाव आयोग की उसमें क्या कुछ भूमिका रही, उसको लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है। सुने क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल। बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं और तमाम कानूनी दांवपेच और सरकारी प्रक्रियाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से वो जानते हैं। उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है। आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं, हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, कि उनको रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर यह है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गए। उसमें 1500 लोग थे, ये हमें जानकारी मिली है। जानकारी एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें 1500 लोग थे, ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई।
तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती इकट्ठी की गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। तो 6 ये पूरा उसका घटनाक्रम और बहुत सारे तथ्य दे रहे हैं। एक लंबा ये वीडियो है जिसमें बता रहे हैं कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी को अंजाम दिया गया है। और राहुल गांधी ने बहुत ही विस्तृत तरीके से ये प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 करोड़ के मतदाता जिस राज्य में है वहां 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं। खैर, इधर जिस तरीके से यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान जो बीजेपी की तरफ से प्रचार का जो तरीका था, कैंपेन का जो तरीका था, अमलेंदु जी, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने आखिरी दिनों में बीजेपी से जो दूरी बनाई है उसके पीछे भी ये बड़ा कारण रहा कि प्रधानमंत्री की भाषा हो, चाहे कैंपेन का तरीका बीजेपी के नेताओं का मतलब अमित शाह है और प्रधानमंत्री मोदी ही आते हैं। तो इन सारी चीज़ों ने एनडीए के भीतर भी जो बीजेपी और जेडीयू की दूरियां हैं वो भी बढ़ाई और वहां बिहार के मतदाताओं पर भी बहुत ही नकारात्मक असर डाला है, जिसका नतीजा पहले चरण के चुनाव पर दिखाई पड़ा है। आगे क्या कुछ होने वाला है, लेकिन बहुत से मुद्दे ऐसे रहे जो पहले भी फेल हो चुके हैं, फिर भी बीजेपी ने उनको उठाए हैं। हाँ, बहुत से मुद्दे हैं और कई जगह फेल हो चुके हैं और सबसे बड़ा मुद्दा उसमें घुसपैठिए का है। समीर जी, SIR कराया गया, वो भी घुसपैठिए के नाम पे कराया गया और अब तक कितने घुसपैठिए मिले ये नहीं बताया गया। ज्ञानेश कुमार भी नहीं बता पा रहे हैं और मोदी शाह भी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन घुसपैठिए हैं। झारखंड के चुनाव में भी घुसपैठियों को लेकर चुनाव लड़ा था, बुरी तरीके से हारी भारतीय जनता पार्टी। अब बिहार में घुसपैठिए चले आए हैं, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बता पा रही है कि कैसे चले आए हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज रायपुर में थे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। उन्होंने पूछा है कि भाई 11 साल से देश में सरकार किसकी है? अगर घुसपैठिए हैं तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से हैं। तो क्या कर रही है सरकार? हम लोग सुन भी लेंगे कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सुनते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार ये पूछा गया है कि आखिर घुसपैठिए ये आए कैसे हैं और आए तो ये निकाले क्यों नहीं गए, क्योंकि 11 साल से तो सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है और राज्य में भी यानी बिहार में भी है। और घुसपैठिए अगर दूसरी जगह से आ रहे हैं तो सीधे सीधे गृह मंत्रालय जिम्मेदार है उसके लिए। कर क्या रहा है, सुनते हैं अखिलेश यादव को क्या कहा उन्होंने। की बात करते हो आप लोग और उनकी बात मानते हो आप। बिल्कुल नासमझी की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए। 11 साल से सरकार दिल्ली में किसकी है? कोई सरकार, कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहा हो, आप सोचिए। कोई ये जो आरोप लग रहा है घुसपैठियों का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो नंबर 2 हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना आप। तो आरोप किस पे लग रहा है? ये अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली खत्म हो रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है, विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। इसलिए अगर घुसपैठिए आ रहे हैं 11 साल से, तब तो उन्हें अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा कि भाई मैं छत्तीसगढ़ में गया और एक पत्रकार साथी मुझे घुसपैठियों पे बात पूछ रहा था, तो घुसपैठी आ कैसे रही है बताओ 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी तो है नहीं जिम्मेदारी। हम तो सवाल कर सकते हैं, आप जो सवाल कर रहे वही सवाल हम कर सकते हैं सरकार से। तो ये सीधा सवाल है कि आखिर ये घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, कई जो लगातार ये बातें हो रही हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल 11 साल की उपलब्धियां बताने के लिए या बिहार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए कोई तथ्य नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए इस तरह की बातों को लेकर ये इन मुद्दों को उठाने की आदत है बीजेपी की और उसको लगता है कि ये सब कारगर मुद्दे हैं जो उसको फ़ायदा दिला सकते हैं। लेकिन कई जगह, अभी पिछले साल ही झारखंड में भी ज़बरदस्त तरीके से ये मुद्दा उठा था, लेकिन वहाँ क्या नतीजा रहा वो सबके सामने है। यही सवाल पूछा गया जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की भाषा को लेकर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से। उन्होंने क्या कहा इसके जवाब में, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है सुनना। सुनते हैं क्या कहा है।
प्राइम मिनिस्टर का स्पीच बदल गया है, वो अब गाने गा रहे हैं, कट्टों की बात कर रहे हैं गानों में, वो आरजेडी को कहीं ना कहीं घेर रहे हैं। तो वो घेर नहीं रहे हैं, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए, तो वो कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए, जंसुराज आना चाहिए। तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं अमलेंदु जी कि वो इसीलिए डर दिखा रहे हैं क्योंकि उनके पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं, दूसरों का डर दिखाएंगे। और यही डर दिखाया गया था लोकसभा चुनाव में भी कि कांग्रेस आ जाएगी तो ये कर लेगी वो कर लेगी, और उसका नतीजा ये रहा कि सीटें जहां 400 पार की उम्मीद की जा रही थी वहां 240 पे आ गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और देखिए जो डर जो है वो खत्म कर दिया है राहुल गांधी ने बीजेपी का, और बीजेपी की पूरी राजनीति डर पे ही केंद्रित है। और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसमें यही नारा था कि डरो मत। डरो मत का मतलब कि चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मतलब राहुल गांधी ने कहा भी था कि जब मैं कह रहा हूँ डरो मत, तो ये नहीं कि मैं नरेंद्र मोदी, ये तो कुछ भी नहीं, यही शब्द है उनके कि वो तो कुछ भी नहीं है, किसी से भी मत डरो। तो डर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वो साफ तौर पर डर की राजनीति अब ध्वस्त हो चुकी है और अब डर की राजनीति नहीं चलेगी। लोग अब पूछ रहे हैं कि मोदी जी 11 साल में आखिर आपने किया क्या, 20 साल में आखिर आपने बिहार के लिए किया क्या। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं, जिसके जवाब इनके पास किसी के पास कुछ नहीं है। अब बता रहे हैं कि साहब सरकार बना दो तो 5 साल में औद्योगिकरण हो जाएगा, तो 20 साल से क्या झक मार रहे थे। और गृह मंत्री कह रहे हैं कि वहां औद्योगिकरण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जमीन ही नहीं है। फिर कह रहे हैं कि 5 साल में जो घुसपैठिए बाहर कर देंगे, तो 20 साल में घुसपैठिए तुम ही लेकर आ रहे थे क्या, जो 5 साल में बाहर कर दोगे। तो आखिर ये आ कहाँ से रहे थे घुसपैठिए हैं तो। और अब चुनाव आयोग बताइए कितने घुसपैठिए उसने पकड़े इस SIR में। अब तो शुद्ध मतदाता सूची बन गई ना, तो बताए अब चुनाव आयोग कि कितने घुसपैठिए चुनाव आयोग ने पकड़े हैं बिहार में मतदाता सूची में। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यानी एक तरीके से देखा जाए समीर जी कि बिल्कुल मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी है। और नरेंद्र मोदी की भाषा जो जिस तरीके से गिर रही है और जिस तरीके से आपराधिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कट्टा, सिक्सर, छाती में गोली, ये सब जो प्रधानमंत्री जुबान से चला रहे हैं, ये सब उल्टा जाता हुआ दिखाई देगा। लोगों को लगने लगा है कि अगर NDA का शासन लौट के आया तो मोदी जी वास्तव में ऐसा ही तांडव करवाएंगे कि कट्टा, सिक्सर और गोलियां चलने लग जाएंगी। जी बिल्कुल। इसको लेकर ये जो भाषा है, जो तरीका है, कैंपेन का जो तरीका है, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर बीजेपी के खिलाफ एक पूरा माहौल वहां पर दिखाई पड़ रहा है। यही वजह है कि खुद नीतीश कुमार ने बीजेपी के इन नेताओं से यानी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूरियां बना ली। खैर, इसको लेकर बहुत सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन जो कभी अखिलेश यादव ने जो बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर घुसपैठिए आए हैं तो सरकार 11 साल से कर क्या रही है, ये सवाल पार्लियामेंट में वो पूछेंगे, उन्होंने कहा है। और 1 दिसंबर से संसद के शीत सत्र की शुरुआत हो रही है, विंटर सेशन शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। हालांकि कहा जा रहा है, बहुत आरोप लगा रहा है विपक्ष की इतना छोटा विंटर सेशन करने की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का सामना करने से डरते हैं और जिस तरीके से लगातार डोनाल्ड ट्रंप हमले बोल रहे हैं, टैरिफ पॉलिसी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तो संसद में सरकार को सामना करना वास्तव में बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए बहुत संक्षिप्त सत्र रखा गया है। लेकिन अब ये मुद्दे जब उठाए जाएंगे तो फिर सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। सीधे सीधे अखिलेश यादव ने कहा है कि वो खुद इस मुद्दे को उठाएंगे संसद में। वहीं लगातार वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। एक बार फिर उन्होंने कहा है, सीधे नाम लेकर कहा है कि कैसे इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, ये सभी लोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। सुनेंगे क्या कहा है राहुल गांधी ने। और एक बड़ा मुद्दा वोट चोरी का बन रहा है, न सिर्फ चुनाव के, इस समय बिहार में चुनाव चल रहे हैं, बल्कि चुनाव के बाद भी इसको लेकर इंडिया गठबंधन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कहा उन्होंने। और ये निश्चित तौर पर इस पर एक बड़ा एक जो लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं, और बिहार में भी अमलेंदु जी जिस तरह से दिख रहा है वोट चोरी का के आरोप लग रहे हैं और सीधे सीधे दिखाई पड़ रहे हैं, वो एक सरकार के लिए ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी मुसीबत बनकर आ रहा है। बिल्कुल समीर जी, बड़ी मुसीबत बन के आ रहा है। कल हम लोगों ने दिखाया था किस तरीके से समस्तीपुर का जो आया था मामला, वो समस्तीपुर में तो वहाँ का जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं यानी डीएम है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, जहाँ राजनीतिक दलों के लिए लगे हुए थे CCTV कैमरे की जो डिस्प्ले लगा हुआ था वो बंद हो गया था। तो आखिर क्यों बंद हो गया था? बाद में उसको चालू कराया गया। तो आखिर क्या कारण था कि उसको बंद कर दिया गया? यही कहा जा रहा है कि आधे घंटे तक अगर डिस्प्ले बंद हो रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि उसमें पिकअप जा रही है, तो आखिर पिकअप लेके क्या जा रही है?
क्या ईवीएम मशीनें बदली जा रही हैं, क्या हो रहा है? लेकिन जिस तरीके से कल कहा उन्होंने, जो अनु शुक्ला थी लालगंज से, जो प्रत्याशी आरजेडी की शिवानी शुक्ला उनकी मदर, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई हमको तो चिंता है, तो इसलिए हम लोग तुरंत भागकर पहुंचे। एनडीए वाले काहे पहुंचेंगे, उनका काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। तो लेकिन दूसरा पक्ष सतर्क है, तो इतनी आसानी से ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। जनता जो है वो मुस्तैद है बिल्कुल, और चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी नहीं करने देगी, ये विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है। जी बिल्कुल, सुनते हैं राहुल गांधी को, किस तरीके से चुनाव आयोग और सरकार मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन किया और पूरे देश को दिखाया कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। ब्राजील की महिला की फोटो, 1-2 बूथ में 200 बार एक महिला की फोटो। बीजेपी के लोग यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, उनके नेता यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, मगर आप ये बात उठा नहीं रहे हो, मीडिया में नहीं आप ला रहे हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मगर जो सच्चा मुद्दा है वोट चोरी का, उसको तो आप उठा ही नहीं रहे हो। थोड़ा उसको उठाइए ना। और यहाँ पे एक सेकंड, नहीं हार नहीं मान रहा हूँ मैं, कोई हार नहीं मान रहा हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे, इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है पोलिंग बूथ पे, वोट चोरी नहीं होने देनी है। ये जो लोग हैं, ठहर जाइए, ये जो लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, ये अंबानी अदानी के लिए काम कर रहे हैं, ये आपका भविष्य आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कारण ये वोट चोरी करते हैं। धन्यवाद। तो सीधे तौर पर नाम लेकर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दिखाया था वीडियो, जो एक एआई जनरेटेड वीडियो है, उसमें भी हाँ वो किस तरीके से कह रहे हैं। तो एक बड़ा, एक सीधे हमला है और बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन चुनाव आयोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की गरिमा को एक नष्ट होते देख रहा है और उस पर जवाब नहीं दे रहा है या उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, अब बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है और सीधे राहुल गांधी नाम लेकर कह रहे हैं, तेजस्वी यादव सीधे नाम लेकर कह रहे हैं, और जो कांग्रेस वीडियो जारी कर रही है उसमें भी बता रही है कि अब इन वोट चोरों के अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। ये मोदी जी के मुख से कहलवाया जा रहा है, उसे यही जनरेटेड वीडियो में समीर जी साफ तौर पर समझा सकता है कि पूरी तरीके से मुस्तैद है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि हमने हार नहीं मानी है, हम तो बल्कि ये कह रहे हैं कि इनको नहीं करने देंगे। और अब मतदाताओं से कह रहे हैं, युवाओं से कह रहे हैं, जेनजी से कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर मजबूती से खड़े रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है, इनको वोट चोरी नहीं करने देना है। तो यही समीर जी, और जो प्रथम चरण के मतदान में जो मत प्रतिशत बढ़ा है वो इस जैन जी का ही बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है। वो लाठी लेकर तैयार है कि वोट चोरी नहीं करने देंगे। आपने जो वोट चोरी कर ली उसको इतना भर देंगे कि उस वोट चोरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये एक तरीके से राहुल गांधी कहते सुनाई पड़ रहे हैं। और जो एआई वीडियो जारी किया है कांग्रेस ने, उसको हम एक बार फिर भी दिखवा देंगे कि उसमें किस तरीके से दिखाया गया है कि वोट चोरों के भागने का समय आ गया। सीधा नाम लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमले राहुल गांधी कर रहे हैं कि ये वोट चोर हैं, लेकिन इनको हम सफल नहीं होने देंगे। ये भी साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, वो देखते हैं एक बार वीडियो, जो एआई जनरेटेड वीडियो है, कांग्रेस पार्टी ने उसको जारी किया है, किस तरीके से वोट चोरी के आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब वोट चोरी करने वाले अब अंडरग्राउंड हो जाएंगे, अंडरग्राउंड कर दिए जाएंगे। मालिक एक एक करके सारी चोरी पकड़ी जा रही है। तुमसे ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है इस हाइड्रोजन बम की आवाज ने मेरे कान फोड़ दिए। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पूरा देश जान गया भाजपा और ईसी दोनों एक ही। मेरा हिंदू मुसलमान वाला एजेंडा सब समझ गए, मेरा पैसे देकर वोट खरीदने वाला एजेंडा सब समझ गए। अब ये फर्जी वोट वाला एजेंडा ही बचा था। ये राहुल गांधी इसको भी एक्सपोज करके रहेगा। लगता है अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है।
तो अब आ गया है ये कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया वीडियो है, लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं और आरोप ही नहीं लग रहे हैं, जमीन पर बहुत सारी चीजें, जो तथ्य, जो वीडियो फुटेज, ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। चुनाव आयोग से शिकायतें की जा रही हैं, चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा है। उन सब को देखते हुए साफ है कि इन आरोपों के पीछे एक मजबूत आधार है और ऐसे ही आरोप नहीं लग रहे हैं। और इधर पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह वहां डेरा डाले हैं और सीधे वो बात कर रहे हैं अधिकारियों को, उनको धमका रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं, तो ये भी बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग इन शिकायतों पर संज्ञान क्या नहीं ले रहा है? क्या उसको ये बातें नहीं पता है आखिर हो क्या रहा है? तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग कटघरे में है, उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब उसकी तरफ से आ नहीं रहा है। मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले चरण की वोटिंग को लेकर भी, और कल जो दूसरे चरण के लिए मतदान होना है उसको लेकर भी, और साथ ही किस तरह से बीजेपी के नेताओं की भाषा इस चुनाव में दिखाई पड़ रही है, उस पर भी सुनते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। देखिए, मतदान का प्रतिशत मत देखिए, मतदान में जज्बा क्या था ये देखिए। 20 में जिन मुद्दों को उकेरा गया था तेजस्वी जी द्वारा, आज वो मैच्योर्ड होकर के बिहार के पूरे अंतर्मन में, चाहे नौकरी का सवाल हो, सामाजिक सुरक्षा का सवाल हो, एक नई किस्म की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का सवाल हो, तमाम चीजों ने एक कैनवास बना लिया और वोटिंग उसी कैनवास पे हो रही है। यूपी वाले के सीएम आकर के पिच बदलने की कोशिश कर रहे, नहीं हो पा रहा है। असम वाले सीएम आकर के पिच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता नकार दे रही है। पीएम आकर के कट्टा 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 खेल रहे हैं यहाँ बिहार के रेना, बिहार के एक एक व्यक्ति कह रहा है यार जो आप गुजरात में बोलते हैं वैसा भी यहाँ बोलिए ना, वैसा ही निवेश की बात करिए। बिहार का 5 साल का आपका रोड मैप क्या है और हाँ 20 साल का मूल्यांकन क्या है। इसलिए मैं देख रहा हूं फर्स्ट फेज ने जो मुहर लगाई है, अमित शाह जी की तरह मैं तो मशीन का अंदर का खेल नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जान रहा हूं कि 2/3 ने अपना मन बना करके महागठबंधन को दे दिया और वही कमोबेश बेहतर ही होगा, कम नहीं। तो ये वहाँ जनता क्या कुछ चाह रही है ये इस पहले चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया है। दूसरे चरण में भी वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ चुनाव आयोग भी काफ़ी सक्रिय दिख रहा है। विपक्ष का ये आरोप है। अब चुनाव आयोग की ये सक्रियता क्या करेगी देखने वाली बात है, लेकिन विपक्ष भी मुस्तैद है और जिस तरह से स्ट्रांग रूम्स की अमलेंदु जी रखवाली हो रही है, लगातार उन रास्तों पर निगाह रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरों पर निगरानी रखी गई है, तो ऐसा नहीं कि बहुत आसान होगा कुछ करना चुनाव आयोग के लिए। बहुत ही मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है विपक्ष। जो विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं। वैसे ही जैसे लोकसभा चुनाव के बाद तमाम जगहों पर, खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा था कि वहां जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, जब मतगणना तक इसकी निगरानी करनी है, इन ईवीएम मशीनों की जो रखी गई है, उसके बाद आप मानिए कि आप चुनाव खत्म हुआ है। और वही हुआ। वहां पर भी कई सारी शिकायतें आई थी, लेकिन वो सारी शिकायतें उनको करने नहीं दिया गया बहुत सारी जगहों पर। हालांकि फिर भी कई जगहों पर कोशिशें जो की गई वो कामयाब हुई, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर इस तरह की गतिविधियां पकड़ी गई और उनको फिर रोक दिया गया। वही काम अब विपक्षी गठबंधन के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बिहार में कर रहे हैं। लगातार वहां पर स्ट्रांग रूम में, यानी जहां ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, जो जिन जगहों पर मतदान हो गया है, उनकी ज़बरदस्त तरीके से रखवाली की जा रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, पूरी मुस्तैदी के साथ की जा रही है। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा भी कि भाई पोलिंग बूथ पे और स्ट्रांग रूम पे डटे रहो, 1 सेकंड की भी चोरी नहीं होने दी जाएगी, ये साफ तौर पर कह दिया गया। तेजस्वी यादव ने भी साफ तौर पर कहा है कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। पवन खेड़ा ने भी कल कहा था, वो हम लोगों ने सुनवाया भी था, और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी भी हाल में वोट चोरी नहीं होने देंगे और जो ये कर चुके हैं SIR के जरिए उसको भरपूर कर दिया जाएगा। तो उसका नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई कर ली गई है, ये भी एक तरीके से समीर जी देखने में आ रहा है। तो अब
दूसरे चरण का मतदान जो है ये, अच्छा इधर दूसरे चरण के मतदान से पहले जिस तरीके से अब खुलकर जो है बीजेपी नीतीश कुमार से अपनी दूरी दिखा रही है, उसका नुकसान भी एनडीए को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब तो राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस, ये सब जो है इन्होंने बिहार का विकास नहीं होने दिया, इस तरह बातें कहीं साफ तौर पर। अमित शाह जो है बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, वो भी 160 सीटों के साथ में। अब पता नहीं है पाकिस्तान से ले आएंगे 160 सीटें बीजेपी के लिए, पता नहीं 101 पे चुनाव लड़ रहे हो, 160 पे सरकार बना दोगे। मतलब 101 सीटों पे तो बीजेपी लड़ रही है, और अगर उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की 28 सीटें भी जोड़ लो तो 141 सीटें होती हैं। तो 141 सीटों पे तो कुल लड़ रहे हो, नीतीश कुमार को अलग कर रहे हो, और उसके बाद बता रहे हो कि 160 सीटों से बीजेपी की सरकार बना लोगे। तो ये दिवा स्वप्न अमित शाह ही देख सकते हैं। लेकिन इस स्वप्न को पूरा करने के लिए जिस तरीके से वोटों की चोरी करने की, मशीनों की चोरी करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसको लेकर महागठबंधन बहुत ज़्यादा सतर्क है। और जो हमने वीडियो संदेश सुनवाया तेजस्वी यादव का, वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों को बुलाकर अमित शाह धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं और वोट चोरी करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो भी कह रहे हैं अधिकारियों से कि इनके धमकाने में, डराने में मत आना, संविधान की शपथ ली, संविधान के अनुसार काम करो, क्योंकि जनता जो है वो तैयार बैठी है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। जी बिल्कुल। और ऐसे एक बार सुनते हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो क्या कह रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए किस तरीके से मुस्तैद किया गया है जो कार्यकर्ता हैं, कि वहां मतदान के दौरान भी, जो पहले चरण के मतदान के दौरान अमलेंदु जी बहुत शिकायतें आई थी। आरजेडी ने उस दिन कई बार ट्वीट किया था कि जो मतदान की प्रक्रिया है उसको जानबूझकर धीमा किया गया है, जगह जगह बिजली काटी गई है। तो अपने कार्यकर्ताओं को मतदान के दौरान भी मुस्तैद रहने को कहा गया है, और मतदान के बाद वो स्ट्रांग रूम की रखवाली और वहां जिस तरीके से पहुंच रही है, यानी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करने को कहा गया है। चुनाव आयोग के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है, लेकिन इस तरह की अगर उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो उसको जवाब देना चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो कितना पाक साफ है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग अपनी इस भूमिका को निभा नहीं पाया है, जिस तरह से उसके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। उसको देखते हुए सुनते हैं मृत्युंजय तिवारी को, क्या कहा उन्होंने। देखिए, बिहार में कल अंतिम चरण का मतदान होना है। हम बिहार की जनता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर मतदान करें, और लोकतंत्र की जननी बिहार में जिस तरह से पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुए, उसी तरह से दूसरे चरण में भी उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके इस निकम्मी, नकारा, खटारा, डबल इंजन की नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें, बिहार का भविष्य बनाने का काम करें, तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करें, हर घर नौकरी देने का जो तेजस्वी जी ने वादा किया है वो पूरा हो सके। बिहार के नौजवानों, किसानों, गरीबों, माताओं, बहनों, मजदूरों के भविष्य को सजाने संवारने का काम तेजस्वी सरकार करेगी। तो यहाँ दूसरे चरण के मतदान अब कल होने हैं। 2 ही चरण में इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 122 सीटों पर कल मतदान होगा, और उसके लिए किस तरीके से तैयारी की गई है, विपक्ष की तैयारी है, बहुत मायने रखती है। क्योंकि यहाँ विपक्ष को मतदान के बाद सबसे ज़्यादा मुस्तैद रहना पड़ रहा है, और इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी भी तरीके से बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने की वहाँ पर कोशिश कर रहा है, और लगातार ये आरोप लग रहे हैं। और इसको देखते हुए, चूँकि आरोप इसलिए लग रहे हैं कि दूसरी जगहों पर पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहां चुनाव आयोग की भूमिका बहुत ही संदेह के घेरे में नहीं है, बल्कि जो तमाम आरोप लगे उनके पुख्ता सबूत दिए गए हैं। हरियाणा में पिछले दिनों जिस तरह से राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि 25 लाख वोटों की वहां पर चोरी की गई है, बहुत ही बड़ी घटना है, बड़ा जानना बहुत जरूरी है। और वहां पर कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी क्या कहा है, हरियाणा चुनाव में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। जिन तथ्यों प्रमाणों के साथ राहुल गांधी जी ने हरियाणा में जिस व्यापक स्तर पर चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलीभगत करके मतदाता सूची में हेरफेर करने का काम किया है, जिससे चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का जो काम किया है, जिस प्रामाणिकता से सारी बातें रखी गई हैं, ये साबित हो गया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं
भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख के रूप में भाजपा की मदद कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हुए नहीं, ना हरियाणा में ना देश के बाकी हिस्सों में जहां भाजपा को कहीं चुनौती मिलती है तो भाजपा इन हथकंडों को अपनाने का कार्य करती है। और इसीलिए ये सारे प्रमाण आने के बाद जो हम शुरू से कह रहे थे, आपने देखा हरियाणा के चुनाव में किस तरीके से जिस दिन मतदान हुआ एक अलग प्रतिशत था, मतदान 61% था, और जिस दिन गिनती हुई वो 67% तक उसकी मतदान की 13 लाख वोट बढ़े, जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा था। हर पोस्टल बैलेट की जब गिनती हुई तो 73 हलकों में कांग्रेस की लीड आई और भाजपा केवल 17 हलकों में तक थी, जबकि हरियाणा का इतिहास रहा है जिस भी इस पार्टी की पोस्टल बैलेट में लीड आती है उसी पार्टी की सरकार बनती है। 2019 में भाजपा की लीड आई थी, लेकिन इस चुनाव में 73 सीटों में लीड कांग्रेस की थी। बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनको राहुल जी ने रखा है। इन बातों को लेकर जो ये सत्ता चोरी हुई है हरियाणा के अंदर, ये जो सरकार है ये नायब सरकार नहीं है, ये वोट चोरी से प्रजातांत्रिक नाजायज सरकार है। और इसीलिए हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे आएंगे। केवल हरियाणा का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। देश में प्रजातंत्र को दीमक की तरह भाजपा खा रही है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जिसके लिए विस्तृत कार्यक्रम हमने चर्चा के बाद तय किया है। हर जिले के अंदर प्रदर्शन किए जाएंगे, प्रदर्शन के बाद ज्ञापन दिए जाएंगे। पहला चरण हमारा ये रहेगा, 12 तारीख से करनाल में पहला प्रदर्शन है और हर जिले में एक से बढ़कर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलेंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे प्रजातंत्र संविधान को बचाने के लिए। जो चोरी हुई हरियाणा के अंदर, वोट चोरी हुई, सत्ता चोरी हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। तो बिल्कुल वोट चोरी के जरिए वहां पर अवैध सरकार बनी हरियाणा में और इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी वही बता रहे थे दीपेंद्र हुड्डा। लेकिन उसके लिए यहां बिहार में भी सतर्क किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है। ये लगातार ये बात सामने आ रही है। लेकिन वोट चोरी का जो ये मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर विपक्ष इतने आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग खामोशी के साथ उन सारे आरोपों को सुन रहा है और चुपचाप अपना काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? वो लगातार जो तमाम खबरें आ रही हैं, तमाम विजुअल्स आ रहे हैं, तमाम तस्वीरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है। हाँ बिल्कुल, चुनाव क्या कुछ कर रहा है और चुनाव पे आरोप भी गंभीर लग रहे हैं समीर जी। और इतने गंभीर आरोप हैं कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को। इतने गंभीर आरोप हैं और राहुल गांधी साफ तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र के अपराधी हैं, इन्होंने भारत माँ का अपमान किया है। और राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम अपने जैन जी जो हैं उनसे और अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि वे बूथ पर डटे रहो, वोट चोरी इनको करने ही मत दो। तो बूथ पर और स्ट्रांग रूम पर दोनों जगह समीर जी मतलब कार्यकर्ता जो है महागठबंधन के वो मुस्तैदी के साथ तैयार मिलेंगे दूसरे चरण में भी और पहले चरण में भी तैयार हैं। ये साफ तो तैयार है, तभी इस तरह के लगातार वीडियो पकड़ में आए, नहीं तो आते ही नहीं। वीडियो पकड़ में आ रहे हैं और जो तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप है कि अमित शाह एक होटल में बैठकर अधिकारियों को बुला रहे हैं। उस होटल के सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो उन पर पर्दा डाल दिया गया है ताकि वो दिखाई ना पड़े कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। लेकिन अधिकारी ही खुद आकर बता रहे हैं कि अमित शाह बुला रहे हैं और उनको धमका रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है समीर जी। बिल्कुल यकीन। इधर पवन खेड़ा ने कहा है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि उसे क्या करना है और ये पहले चरण के मतदान के दौरान भी दिखाई पड़ा है और दूसरे चरण में भी यही दिखने वाला है। सुनते हैं पवन खेड़ा को क्या कह रहे हैं। बहुत उत्साह है लोगों में और ये उत्साह परिवर्तन लाता है। ये भारी बहुमत से लोग जिताना जब चाहते हैं या किसी को हराना चाहते हैं, ये तभी इस तरह का उत्साह होता है। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए को हराना चाहते हैं और महागठबंधन को जिताना चाहते हैं। जिस तरीके से लगातार जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि बिहार को तरक्की की तरफ अगर बढ़ाना है तो 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से क्या कर रहे थे? यहाँ ये हालत हो गई कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। 24 घंटे में 9 हत्याएं होती हैं रोज बिहार में। अब क्या जवाब देंगे? किस मुंह से जवाब देंगे? इनका अपना प्रत्याशी गोली चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो क्या बचाव? इस तरीके से गृहमंत्री
तो ये यहाँ पर मन बना चुकी है बिहार की जनता, उसे क्या करना है पहले चरण के चुनाव में भी दिखाई पड़ा। और इधर बीच अमलेंदु जी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के नेताओं से दूरियां बना ली। उनके जिस तरह के कैंपेन हो रहे हैं, जिस तरह से कैंपेन की भाषा है, भाषणों की भाषा है, उन सारी वजहों से और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी क्या कुछ षड्यंत्र कर रही है, निश्चित तौर पर उनकी वजह से भी। और ये इस बात का जिक्र किया है आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक वीडियो पोस्ट करते हुए, और बताया है आरजेडी का वो ट्वीट भी हम देखेंगे कि जेडीयू को अभी से ही बीजेपी ने अपने एजेंडे से बाहर कर दिया है। अपने और लोजपा के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट कर दिया है कि जदयू को वोट नहीं डालना है और न डलवाना है, क्योंकि अब की नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। इनके घात भीतर घात के आपसी मकड़जाल से दूर रहिए और अपना वोट बर्बाद होने से रोकने व बिहार को इन षड्यंत्रों की राजनीति से उबारने के लिए तेजस्वी यादव जी की सकारात्मक राजनीति को चुनिए। अब की तेजस्वी सरकार बनाइए, अपने बच्चों के लिए नौकरी रोजगार सुनिश्चित करते जाइए। अब ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये वीडियो है कहीं का, जिसको टैग किया है आरजेडी ने अपने ट्वीट में, लेकिन ये स्पष्ट है कि वहाँ बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बहुत बढ़ गई हैं, दोनों के बीच ज़बरदस्त खाई है। और यहाँ तक कि आरजेडी के तमाम नेताओं ने ये तक अपने मतदाताओं से कहा चुनाव के दौरान, जब प्रचार के दौरान, ये इसकी चर्चा भी हम लोग इस कार्यक्रम में कई बार कर चुके हैं कि वहाँ अगर आरजेडी नहीं है तो फिर आरजेडी के बजाय आप एनडीए गठबंधन के किसी पार्टी को वोट देने के बजाय आप इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, इस तरह के। और एक ट्वीट आरजेडी ने भी किया था अमलेंदु जी, जो एक पोस्टर लगाकर कि जहाँ तीर नहीं है वहां लालटेन है। हाँ, इस तरीके का। हालांकि उस पर जेडीयू की तरफ से सफाई दिलवाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये पूरी चर्चा बहुत आम है वहां पर बिहार, बहुत बिहार में आम है कि जहां पर जेडीयू नहीं है वहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता साफ तौर पर कहते सुने जा रहे हैं कि जहां पर तीर नहीं है वहां पर लालटेन ही तीर है। ये साफ तौर पर कहते हुए सुने जा रहे हैं। इसका मतलब जहां पर जेडीयू नहीं है वहां बीजेपी और एलजेपी को हराओ और महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताओ, ये कहते हुए सुने जा सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से वोट चोरी करने की कोशिशें की जा रही हैं, उस वोट चोरी के खिलाफ एक तरीके से खुलकर जो है वो राहुल गांधी उतर आए हैं और साफ चेतावनी दे दी है कि इन तीन लोगों को हम वोट चोरी नहीं करने देंगे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। हम लोग एक बार समीर जी फिर से सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या। जी बिल्कुल, सीधे नाम लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और इसके अलावा लगातार प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि मैं अपने हर सभा में ये बात तो दोहराऊंगी, और उन्होंने हर जगह ये बात दोहराई कि कैसे ये लोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। सुनते हैं राहुल गांधी को किस तरीके से उन्होंने नाम लेकर आरोप लगाया है कि ये वोट चोरी कौन लोग कर रहे हैं। और जो कांग्रेस का आज जारी हुआ है कि एआई जनरेटेड वीडियो, वो भी हम लोगों ने देखा कि कहा जा रहा है कि इन सभी वोट चोरों को अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। फिलहाल सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं वो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन किया और पूरे देश को दिखाया कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। ब्राजील की महिला की फोटो, एक दो बूथ में 200 बार एक महिला की फोटो। बीजेपी के लोग यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, उनके नेता यूपी से आके हरियाणा में वोट कर रहे हैं, मगर आप ये बात उठा नहीं रहे हो, मीडिया में नहीं आप ला रहे हो, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मगर जो सच्चा मुद्दा है वोट चोरी का उसको तो आप उठा ही नहीं रहे हो। थोड़ा उसको उठाइए ना। और यहाँ पे एक सेकंड, नहीं हार नहीं मान रहा हूँ मैं, जगह जगह मिल रहा है, कोई हार नहीं मान रहा हूँ। मैं साफ बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे, इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है पोलिंग बूथ पे, वोट चोरी नहीं होने देनी है। ये जो लोग हैं, ठहर जाइए, ये जो लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, ये अंबानी अदानी के लिए काम कर रहे हैं, ये आपका भविष्य आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी कारण ये वोट चोरी करते हैं। धन्यवाद।
और ये सीधे तौर पर ये जो राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं पूरे चुनाव के दौरान, अमलेंदु जी, गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान कि बिहार में उद्योग लग नहीं सकते हैं और वहाँ पर ज़मीन नहीं है, जबकि वहीं पर अडानी के लिए 1 रुपये में ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध है। तो ये चर्चा रही पूरी उसकी, और पूरा चुनाव उसमें लगातार गुजरात बनाम बिहार जो है प्रमुखता के साथ छाया रहा, और वो दिखाई भी पड़ा पहले चरण के मतदान में। निश्चित तौर पर उसका असर दूसरे चरण के मतदान पर भी दिखेगा। हाँ, बिल्कुल दिखाई पड़ेगा समीर जी, दूसरे चरण के मतदान पे भी और पहले चरण के मतदान पे साफ तौर पर उसका असर दिखाई दिया। और एक तरीके से कहा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने जाल बुने थे, उसी में भारतीय जनता पार्टी वहाँ खुद फंसती हुई नजर आ रही है। और दूसरे चरण से पहले ही जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं वो कम से कम बीजेपी को खुश करने वाली किसी भी हाल में नहीं है। और साफ तौर पर चेहरे की हवाइयाँ जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उड़ी हुई हैं। और अमित शाह को अगर जाकर कैंप करना पड़ रहा है बिहार में समीर जी, और जैसा कि तेजस्वी यादव का आरोप है कि सीसीटीवी कैमरे जो है होटल के उन पर पर्दा डाल दिया गया है, या कपड़ा रख दिया गया है, या कागज़ रख दिया जा रहा है ताकि मालूम नहीं पड़ने पाए कि कौन कहाँ से क्या आ रहा है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से हवाइयाँ जो हैं वो मोदी शाह के चेहरे की उड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर इसीलिए अब वहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी खामोश है, और बीजेपी की तरफ से भी या तेजस्वी ने जो आरोप लगाए अमित शाह की तरफ से भी उसका कोई जवाब नहीं आया है। यानी उनको लेकर कोई चर्चा नहीं है, उसको या तो स्वीकार कर रहे हैं या फिर वो इग्नोर कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन आरोप बड़े गंभीर हैं और चुनाव आयोग को तो इनका जवाब देना ही चाहिए, पर चुनाव आयोग भी खामोश है। लेकिन ये सारे मुद्दे ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव तक ही सीमित रहेंगे, चुनाव के बाद भी ये चर्चा में रहेंगे। खासकर वोट चोरी का मुद्दा, उसको लेकर बड़ी रणनीति बन रही है, एक बड़े अभियान की, बड़े प्रदर्शन की, विरोध की, कार्यक्रम की किस तरीके से होगा, और संसद के सत्र में भी ये सारे मुद्दे उठेंगे। अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं कि आखिर घुसपैठियों को 11 साल में क्यों नहीं रोका गया और क्यों बाहर नहीं किया गया, ये मुद्दा उठाएंगे। वहीं मीसा भारती भी कह रही हैं कि बिहार चुनाव के दौरान जो तमाम बातें कही गई है बीजेपी की तरफ से, वो मुद्दा भी संसद में उठेगा। संसद के शीत सत्र में 1 दिसंबर से शीत सत्र की शुरुआत हो रही है। क्या कह रही हैं मीसा भारती, सुनते हैं उनको। हाँ, शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शुरुआत होगी। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर आप लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे? देखिए, 1 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, 19 तारीख तक चलेगा, और इस बीच में अभी चुनाव था और बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोग पार्लियामेंट में बिहार के लिए खास तौर पे उठाने का प्रयास करेंगे। उसमें एक आरक्षण का भी मुद्दा था जो हम लोगों ने, आप देखिए कि जिस तरह से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय नीतीश कुमार जी में मुख्यमंत्री थे, जातीय जनगणना कराई गई, उसके अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण दिया। और हमारी मांग थी कि इसको, क्योंकि हम लोग को शुरू से अंदेशा था, आशंका थी कि ये भाजपा की सरकार इसको नहीं मानेगी, और यही हुआ। उस समय 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कहा गया था और वो शामिल नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से, देश हित के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम लोग। दूसरे चरण का चुनाव पर्चा दे थम गया है, कल वोटिंग भी होनी है दूसरे चरण का, क्या लोगों से अपील रहेगा? लोगों से हम यही अपील करेंगे कि सब लोग अपने घरों से निकलें और अपना मतदान करें। और मतदान, क्योंकि बिहार की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है, बिहार की जनता बहुत जागरूक है और उनको पता है कि किस तरफ उनको वोट करना है, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है, कौन उनके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, कौन बिहार की बेहतरी और तरक्की की बात कर रहा है। उनको पता है कि तेजस्वी ये सारी बातें कर रहे हैं, महिलाओं को पता है कि उनकी बेहतरी और सुरक्षा किस में है। तो तेजस्वी पे सभी लोग भरोसा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार बनी। सम्राट चौधरी ने कहा कि 200 प्लस सीटें एनडीए जीतने जा रही है। हाँ, लोकसभा में भी 400 प्लस जीत चुकी है, यहाँ भी जीत जाएगी। यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, बेरोजगार और युवाओं की सरकार बनने जा रही है। और जैसे कि आपने देखा कि विजय सिन्हा जी का देख लीजिए किस तरह से, और सब न्यूज चैनल्स में बहुत सारे जो भाजपा और एनडीए के नेता थे, उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुसने भी नहीं दिया जा रहा था, प्रचार भी नहीं, किस तरह से 5 साल आप गायब थे और अब आ रहे हैं आप वोट मांगने के लिए। और उनको अपने ही प्रशासन पे भरोसा नहीं था, अपने ही एसपी को अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको कह रहे थे कि तुम लोग को ये बंदूक कौन दे दिया, क्यों नहीं जनता पे चलाते हो। तो ये चीजें देखिए, एक तरफ आप जंगल राज की बात करते हैं और जंगल राज का तो आपको मोकामा में दिख जाता है कि किस तरह से सरकार ने के संरक्षण में इस तरह की घटनाएं हुई हैं।
यानी ये मुद्दे ख़त्म नहीं होने वाले हैं, आगे भी जारी रहेंगे। और SIR का मुद्दा, उस पर भी कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन ये मुद्दा भी बड़ा बनता जा रहा है। जिस तरह से इस प्री जुडिस होने के बावजूद चुनाव आयोग ने इसको 12 अन्य राज्यों में लागू करने की घोषणा की है। अब उन राज्यों से भी उनके विरोध की लगातार खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन राज्यों के तमाम नेता उसको एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं। तमिलनाडु पहले ही पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट, और आज पश्चिम बंगाल की कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय मल्ल्या बागची की खंडपीठ के सामने आज कांग्रेस की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, इसलिए हमने याचिका दायर की है। कल SIR से संबंधित मामले सूचीबद्ध हैं, यानी तमिलनाडु और बिहार के मामले सूचीबद्ध हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह विशेषाधिकार माननीय मुख्य न्यायाधीश का है, अगले दिन मामले की सूची तय करना। तो इस पर उन वकील साहब ने कहा कि SIR कल के लिए बात सूची में है। पश्चिम बंगाल से संबंधित एक याचिका भी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार का मामला हमारे पास है, पश्चिम बंगाल का SIR क्या हमें सौंपा जाए या किसी अन्य खंडपीठ को, ये मुख्य न्यायाधीश का विशेषाधिकार है। इस पर वकील साहब ने कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा ठीक है, हम पता लगाएंगे, यानी कि अगर हमारे समक्ष सूचीबद्ध है तो कल इस पर भी सुनवाई होगी। तो हो सकता है कल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो SIR हो रहा है उसको लेकर भी इस याचिका पर सुनवाई हो। जी बिल्कुल। और उधर बिहार में SIR जो जिसके जरिए अब तो मतदान की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, कल मतदान दूसरे चरण का भी हो जाएगा, उसकी भी सुनवाई वहां पर होनी है अगले चरण की। देखते हैं क्या होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है किस तरीके से बिहार में दूसरे चरण के मतदान जो कल होने वाले हैं और पहले चरण के मतदान का उस पर क्या असर होता है। लेकिन इस दौरान जिस तरह से चुनाव आयोग पर लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में काम करने के आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन विपक्ष मुस्तैद है और पूरी तरीके से और लगातार उसकी गतिविधियों को जो गड़बड़ियां हैं वो पकड़ में आ रही हैं। पर उनके पकड़े जाने के बावजूद चुनाव आयोग कोई बड़ा एक्शन उन पर ले रहा हो, इसकी खबर अभी नहीं है। बने रहिए DB लाइव के साथ तमाम अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए और विश्लेषण के लिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।